अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ए फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाजरीन, FATF का मामला, क्योंकि आज आखिरी दिन है उस मीटिंग का, उस इजलास का जो कि जर्मनी में हो रहा है, और उसका मेन जो क्रक्स है वो पाकिस्तान को निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, ये सारी इन पॉइंट्स पे डिस्कशन हुई। और 3 दिन से ये इजलास जारी था, 14, 15, 16, 17, इनफैक्ट 4 दिन से। 14 तारीख को ये शुरू हुआ था और आज 17 को इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तान का जो मामला है नाज़रीन, 2018 से बहुत घाटे में है, क्योंकि ज़ाहिर है हर साल पाकिस्तानी उम्मीद लगाता था कि जो एक्शन प्लान ग्रे लिस्ट और उसकी FATF की तरफ से दिया गया है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान ने पूरा कर लिया था 2020 में। लेकिन फिर बहुत सी वजूहत ऐसी थी, FATF की रिजर्वेशंस थी कि शायद पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उस तरह एक्टिव नहीं है, टेरर फंडिंग के खिलाफ इकदाम नहीं किए जा रहे, मगर पाक अफवाज ने और जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं और बड़ी स्ट्रगल भी की है। नाज़रीन, अब आज ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बिला आखिर FATF की जो ग्रे लिस्ट है, जिसपे पाकिस्तान काफ़ी सालों से महसूर होकर रह रहा है, यानी बहुत सी सैंक्शंस एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है मुआशी सूरत हाल भी ऐसी है, लोग ट्रस्ट नहीं करते, जो इंटरनेशनल फाइनेंसेस है वो ट्रस्ट नहीं करते, तो पाकिस्तान बिला आखिर आज उससे निकलने जा रहा है। ये हमारी दफ्तर खारजा की भी तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान अगर निकल भी जाता है, लेट्स सपोज, लेकिन 7 से 8 माह का एक तवील अरसा चाहिए होगा कि जिसको ये सिचुएशन में कंट्रोल में लाया जाएगा, और पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो इकदाम पूरे किए जाएंगे। तो 7 से 8 माह लग सकते हैं इसमें। अगर आज निकल भी जाता है तो भी पाकिस्तान को एक साल का अरसा दरकार होगा इस पूरी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मैशियत है डेफिनेटली हम सबके सामने है, बहुत स्ट्रगलिंग इकॉनमी है इस वक्त, और बहुत वर्ज पे खड़ा हुआ है पाकिस्तान के, वो बैंकरप्ट हो सकता है और मुश्किल हालात हैं। कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। IMF की बात करें, वो वहाँ भी डेडलॉक है। अगर कोरिया की बात करें, उससे भी पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हामी भी भरी थी कि पाकिस्तान को $1 अरब दिए जाएंगे, मगर अभी तक वहाँ से भी कोई खबर नहीं है। सऊदी अरेबिया की जानिब से थोड़ा सा हाथ ज़रूर थामा गया पाकिस्तान का, क्योंकि ज़ाहिर है जो $3 अरब स्टेट बैंक में रखे गए हैं, सऊदीया ने कहा जी वो आप रखें, और उसकी जो मुद्दत है वो भी एक्सटेंड कर दी गई है। नाज़रीन, अब ये जो पूरी सिचुएशन है, ग्रे लिस्ट से निकलना और ग्रे लिस्ट के बाद की जो मनाजिर हैं, ये डेफिनेटली बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर किस तरह इन चीज़ों को सस्टेन करना है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम सस्टेन कर भी लें, फॉर ग्रांटेड लें सिचुएशन को, तो पाकिस्तान फिर से आने वाले सालों में इस ग्रे लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि ज़ाहिर है ये इजलास जब भी होता है, इसको एनालाइज़ किया जाता है, हर मुल्क को एनालाइज़ किया जाता है कि जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फंडिंग है, और फिर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान इस हवाले से बहुत सारी कुर्बानियाँ ऑलरेडी दे चुका है। नाज़रीन, इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ब्रिगेडियर साहब, 2018 के बाद से खासतौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रगल की है। फिर 2020 में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने वो सारे इकदाम कर लिए हैं कि जिससे FATF को खुश होना चाहिए, मगर फिर हमने देखा कि तब भी पाकिस्तान को नहीं निकाला गया। एजेंडाज क्या थे, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? और अगर FATF की ग्रे लिस्ट को डिस्कस किया जाए तो फिर साफ वाज़े दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा बायसनेस है। जो ममालिक उसमें डाले गए हैं, अमेरिका के कहीं ना कहीं उससे इख्तलाफात हैं। देखें, ये एक जो है डेफिनेटली इसमें इंडिया की बहुत बड़ी लॉबिंग है जी, और इवन अमेरिकन कंसेंट भी होगा, तभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया जी। जबकि पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में इतनी एफर्ट की है फाइनेंशियल जो टेररिज्म में, उसके बाद आपने मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, फिर जितने आपने नॉन स्टेट एक्टर्स उनके यहाँ ऑपरेट करते उनका अकाउंट फ्रीज कर दिए, उनको अरेस्ट कर लिया, जो कुछ, फिर उसके बाद भत्ताखोरी में हर चीज के अंदर पाकिस्तान ने कंप्लीट तक पॉइंट कर दिए। और क्योंकि इंडिया इंटरेस्टेड था, अमेरिका पाकिस्तान से खुश नहीं था, इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट डाला गया। और ये बेसिकली आर्म ट्विस्टिंग के लिए होता है, तो ममालिक को अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाएं, लेकिन पाकिस्तान इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, अपने अपने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करने हैं। लेकिन इस साल, ये जो 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने बहुत मेहनत की है। GHQ में एक नया सेल बनाया गया जिसको एक 2 साल मेजर जनरल हेड करते थे। उन्होंने 30 हुकूमती अदारे और दूसरे तमाम एजेंसी से कोऑर्डिनेट किया जी। जो उनकी रिक्वायरमेंट थी पूरी की गई हैं। इसमें टेरर फाइनेंसिंग भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, पत्ताखोरी भी है, टारगेट किलिंग किलर जो थे उनका पैसा, और $58 बिलियन रिकवर भी किए जो मनी लॉन्ड्रिंग में जाते थे जी। सब कुछ करने के बाद अब इस वक्त पाकिस्तान बहुत होपफुल है। इस दफा 27 में 26 पॉइंट हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप वैसे देखेंगे तो जो वाइट लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में नहीं है, पाकिस्तान ने उन सबसे ज्यादा पॉइंट ठीक कर लिए हैं। हर एक ही कहीं ना कहीं गलती होगी। इंडिया ने पिछले साल
44 बैंक्स ने $1.4 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की जी। वो दुनिया पाकिस्तान में टेररिज्म भी करता है, उसको कोई नहीं पूछता है। मैं ये इसी तरफ आ रहा था। जी जी जी। तो उम्मीद करते हैं कि इस दफा अल्लाह खैरियत करेगा तो पाकिस्तान गहरी से निकल जाएगा और व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की अगर बात करें, अब जैसे आपने कहा कि बिल्कुल पूरी कौम पर उम्मीद है और हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से बहुत जल्दी निकले ताकि थोड़ी मैशियत भी बेहतर हो, फिर आलमी जो इदारे हैं जो फंड्स देते हैं या फिर जो सोर्सेज हैं पाकिस्तान के फंड्स की वो भी थोड़ा रिलाई करना शुरू करें, इन्वेस्टमेंट भी आए पाकिस्तान में, तो कुछ बेहतर सिचुएशन हो सकती है। पाकिस्तान अगर आने वाले वक्त में अब निकल भी जाता है तो जो आने वाला वक्त है उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी जो मौजूदा फाइनेंशियल क्राइसिस है जिससे हुकूमत गुजर रही है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर IMF भी नहीं माना और अगर इस तरह की जो बाकी जिन ममालिक से हमारी बातचीत चल रही है जिसमें कोरिया भी है, अगर ये नहीं मानते पाकिस्तान को पैसे देने से तो फिर तो मईशत की हालत भी बहुत बुरी दिखाई देती है। देखिए, इसमें एक दो चीजें होती हैं। जब एक गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है, अनसर्टेनिटी होती है, पोलिटिकल क्राइसिस होते हैं, तो ज़ाहिर उस वक्त पे जो दूसरे ममालिक होते हैं जो ट्रेड करते हैं, जैसे ऑयल और फ्यूल के ट्रेड करनी कंट्रीज होती हैं, वो आपसे कहती हैं पूरी फुल कैश पेमेंट करें। दे डोंट ट्रस्ट कि कहीं बैंक हमारे जो है वो डिफॉल्ट ना कर जाएं, पैसा ना दें, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म हो और स्टेबल गवर्नमेंट हो, और उसके बाद फिर तमाम उनको सबको पता होता है ये हुकूमत जो भी आएगी अब वो 5 साल के लिए होगी, नई पॉलिसी बनेगी, कंसिस्टेंसी होगी पॉलिसी के अंदर, तो उसमें उनको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, फिर पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की शुरू कर देता है। इसीलिए आई स्ट्रांगली फील कि पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्री बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। जिसको भी अवाम मैंडेट देते हैं वो हुकूमत में है, हुकूमत चले और अपोजिशन स्ट्रांग बने और मुल्क का निजाम चल सके, ये सबसे बड़ी है। जहाँ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस, और इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान जैसे मुल्क जो न्यूक्लियर मुल्क है, एक इस्लामिक मुल्क है, लड़ाका फौज है, दुनिया चाहती यही है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमजोर रहे, IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ देखता रहे, हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें, CPEC ना बने। तो इसको हमने एज ए नेशन डिफीट करना है इस नैरेटिव को, और हमने CPEC को भी बनाना है जहाँ से हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे और एक स्टेबल गवर्नमेंट लेकर आनी है अवाम की मर्जी के मुताबिक, ताकि हम इन मसाइल से निकल सकें। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर ग्रे लिस्ट की बात करें तो क्या महज सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग टूल है कि हुकूमतों को ब्लैकमेल किया जाता है, पाकिस्तानी हुकूमतों को ब्लैकमेल किया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है ग्रे लिस्ट में, फिर उसके बाद एक एक्शन प्लान हमें थमा दिया जाता है कि जी ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपने पूरे करने हैं। दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि इंडिया की अगर बात कर लें, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, टेरर फंडिंग भी है, सब कुछ है वहाँ पर, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि BJP जैसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुकूमत कर रही है इंडिया पे, जिसको कभी अमेरिका खुद दहशतगर्द तंजीम कहता था। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इनके हाथ में टूल है जी, ये बड़ी ताकतों के, ये वहाँ से आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, मजबूर करते हैं, अपनी मर्जी के फैसले कराते हैं, और वो हमारा अपना भी, हमारे पॉलिटिशियन का कसूर ये है कि हम अपनी में इतनी, हमारे में मुल्क के साथ जो हमारी हमदर्दी है वो नहीं है जी। हर एक के अपने पॉलिटिकल अजाइम्स हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं जी। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता। पाकिस्तान है तो ये सब चीजें हैं, इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप को सिंसियर होना चाहिए और एक स्टेबल गवर्नमेंट आए। स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो हमारी माशी तरक्की होगी, माशी तरक्की होगी तो हम IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकलेंगे और अपने फैसले खुद करेंगे। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त अलग करें, अगर पाकिस्तान निकल जाता है और एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है, स्टेबल गवर्नमेंट को IMF वर्ल्ड बैंक भी आपको लोन दे देता है, आपको अपने हम जो क्लोज ममालिक हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। जब उनको ये पता है कि ये हुकूमत 3, 4, 5, 6 महीने के लिए है तो वो अवॉइड करते हैं। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन करवाएं, स्टेबिलिटी लेकर आएं, परमानेंट गवर्नमेंट आए, ताकि दुनिया को पाकिस्तान का निजाम चले और पाकिस्तान इकोनॉमी तरक्की करे। सर बिल्कुल ठीक। सर ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द लाइटर नोट, आपको लगता है कि जिस तरह कल जो वाक़यात पेश आए हैं कराची के ज़मीनी इंतखाब में, 1 सीट का ये इलेक्शन था और हमने एक जान भी गंवा दी है जो कि बहुत कीमती जान मानी जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम और सपोर्टर्स जो हैं वही तो बैकबोन है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की या सियासत की। तो अगर अवाम में से इस तरह उनको गोलियां मार दी जाएंगी, फिर उसके बाद उनको ज़ख्मी कर दिया जाएगा, तो ये किस तरह की सियासत है, किस तरह के इलेक्शंस आपको लगता है आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हो पाएंगे? ये एक इलेक्शन कमीशन की एक बहुत ही जो है नाअहली है वुड से जी, कि अगर वो एक इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं जो कि शहर के अंदर है
और अगर आपके सेंसिटिव कोई पुलिस स्टेशन थे तो आपने उसका पहले अरेंजमेंट क्यों नहीं किया जी, जाहिर आपने वहाँ पर कोई करेक्शन फोर्स क्यों नहीं बिठाई ताकि वो 5-10 मिनट वहाँ पहुंच जाते और रात को नॉर्मलाइज करते जिससे कि बैलेट बॉक्सेस को तोड़ दिया गया। इसीलिए बात की जाती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आए ताकि ठप्पाबाजी, जाली वोट, मरे हुए को वोट ये नहीं डलने चाहिए। और साथ ही साथ आपको तमाम हर हल्के में आपको ये चाहिए कि आप असेस करें कि कौन से सेंसिटिव पुलिस स्टेशन है। उन एरिया में पहले से ही हमारी नज़दीक फौज मौजूद होनी चाहिए, फोर्स जो जाके रेंजर्स की कंट्रोल कर सके। अभी आप ये देखेंगे जब पूरे मुल्क में होंगे तो क्या हालात होंगे जी। ये एक लम्हा फिक्रिया है, इसको अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसे सॉर्ट आउट करता है और उसके बाद आइंदा के लिए, क्योंकि मुल्क देखें इस वक्त मुल्क में बहुत पोलराइजेशन है। नंबर 2 इनटॉलरेंस सोसाइटी में है कि अब आपका अगर जुलूस निकल रहा है एक पार्टी का, दूसरी पार्टी का काम क्या निकलने दें, आपने जब अपनी बारी होगी तो वो आपको रास्ता दे देंगे। लेकिन फिर लब्बैक या रसूलुल्लाह कौन कहते हैं? हम सब आशिक रसूल हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आशिक हैं, हम उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बेशक हमारी जान माल हर चीज हाजिर कुर्बान है उनके लिए। तो अगर आप किसी पार्टी के मुंह पे आके ऐसे नारे लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? जब सारे मुसलमान हैं इस मुल्क में तो ये बातें तो ऐसी करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं ये कहता हूँ टॉलरेंस सोसाइटी में आने के लिए इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आने वाली है। फौज मेरे ख्याल में आई विश के फौज इनकार कर दे कि हम इलेक्शन में नहीं आएंगे। आप खुद इलेक्शन कराएं, खुद अपने मसाइल हल करें, फौज को ब्लेम मत करें। इसलिए देखना है कि अब ये किस तरीके से इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन कमीशन को इम्पार्शियल होना चाहिए और सही काम करना चाहिए सर। लेकिन हमने माजी में ये भी देखा कि फौज जब नहीं होती तो फिर और किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती है, जैसे कि आपने देखा ही है कल जिस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है लॉ एंड ऑर्डर की, ये नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल, और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इसके लिए आपका इसमें नाहली जो प्रोविंस के सिंध के इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप निकलें, आप जाएं, देखें कहाँ सेंसिटिव हो रहा है, कहाँ पर हो सकता है, पहले कहाँ पर लड़ाई होती है, किससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी तो सिर्फ TLP और ये इनके दरमियान में बात हुई है, ये पाक तर्जुमीन पार्टी है, कल को और ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। आई थिंक ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, इसको देखें और आने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से करवाएं। राइट ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर हारिस समाज हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि पाकिस्तान हैज़ डन अलॉट ऑलरेडी। पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो बहुत काम कर चुके हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर टेरर फंडिंग हो। बहुत मुश्किल सिचुएशन थी जो कि पाक अफवाज ने भी और फिर दीगर जो पॉलिटिकल इदारे हैं उनकी तरफ से भी बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए गए। लगभग 27 पॉइंट्स में से 26 पर तो अमल दरामद कर लिया गया है और मोर और लेस अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से डेफिनेटली निकाल दिया जाएगा। ये फैसला भी बहुत जल्द हम देखेंगे कि ये सिचुएशन जो है ये इवॉल्व होगी, मगर पाकिस्तान को फिर भी एक टाइम दरकार होगा कि इस सारी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान को इस चीज़ मुआशी बहरान से बाहर निकलने के लिए अभी बहुत सारे स्टेप्स करना बाकी हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखें तो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। कल NA40 के इंतखाबात थे, ज़िमनी इंतखाब थे और वहाँ पर हमने देखा कि MQM ने ये मार्का मारा है। ये सीट वो सीट थी जो खाली हुई थी। इकबाल मोहम्मद साहब MNA थे, उनकी वफ़ात के बाद दुनिया से जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और फिर इस पर कल ज़िमनी इंतखाब होता है और ज़िमनी इंतखाब में फिर ये मार्का जो है वो MQM के मोहम्मद अबू बकर मार लेते हैं। और नाजरीन, नाखुशगवार वाक़या ये है कि फायरिंग की जो तसादुम है PSP और TLP के दरमियान, ये हमने देखा कि जिस तरह दोनों पार्टीज़ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं उसमें एक जान भी चली जाती है और काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं। उसमें दोनों पार्टीज़ की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि PSP की तरफ से ये शुरुआत की गई, ऐसा कहना TLP का, और TLP जो है फिर उन्होंने रिटेलिएट भी किया, उन्होंने वापस जवाब भी दिया है और फिर फायरिंग का जो तबादला है ये भी बहुत नाखुशगवार वाक़या है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये तो एक ज़िमनी इंतखाब है, एक सीट पर इंतखाब है। अगर पाकिस्तान बढ़ रहा है इंतखाबात की तरफ, जनरल इलेक्शंस की तरफ, तो क्या कराची फिर से उसी सिचुएशन का शिकार हो जाएगा जो आज से 10 साल पहले थी कि जहां ना वोट का पता था और ना वोट डालने वाले को पता था कि वो किसको डाल रहा है, और एक प्रेशर था वोटर के ऊपर भी कि जब वो वोट डालने जाएगा भी तो क्या वापस आएगा या नहीं आएगा। ये वही सूरत हाल हमने कल देखी है। नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डिप्टी मेयर कराची, PSP से आपका ताल्लुक है, अरशद वोरा साहब। अरशद भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। अरशद भाई, सबसे पहले तो ये कि खुदा का शुक्र है आप लोग महफूज रहे, मुस्तफा कमाल भाई महफूज रहे और साद रिजवी साहब भी महफूज रहे, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिकल लीडरशिप है चाहे किसी भी पार्टी की हो,
आवाम फॉलोअर्स भी यही चाहते हैं कि हमारे लीडर्स महफूज रहें। लेकिन बहुत अफसोसनाक बात है क्योंकि ज़ाहिर 5 लोग ज़ख्मी हुए, एक जो है वो जान से गए। बहुत कीमती जानें होती हैं फॉलोअर्स की भी, और जितने लोग कारकुनान हैं उनकी जानें भी बहुत कीमती हैं। हुआ क्या एक्चुअली, जिस पेस पे ट्रिगर हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों पार्टीज एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। देखिए, बात ये इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रहे हों और सबूत के साथ लगा रहे हों तो फिर एक डिफरेंट स्टोरी है ना। सही। यहाँ एक क्लियर सिचुएशन है। हर इलेक्शन में झगड़े होते हैं, छोटा मोटा जो है हाथापाई होती है। वहाँ अगर पुलिस नहीं थी तो हमने ये काम किया है, हमने जाके जो है अपने लड़कों को भी डांटा है, दूसरे के लड़कों से प्यार मोहब्बत से बात की है और झगड़ों को खत्म किया है। इसके गवाह कई हर पार्टी का शख्स कहेगा कि हाँ भाई हम यही कर रहे थे, हम अपने लड़कों को डांट रहे थे और दूसरों के लड़कों से प्यार से बात करके और कहते थे छोड़ो झगड़ा नहीं करो, अभी सब खत्म हो जाएगा इलेक्शन। सही। अच्छा, लेकिन ये जो हुआ जब मुस्तफा कमाल, तो अब हम सब विजिट्स पे थे, कैंप पे कंप्लेन आई एक जगह से, मुस्तफा कमाल वहां खुद गए, तो वहां पहले से वो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो वो अपने लड़कों को बचाने की कोशिश उन्होंने की, उसमें हाथापाई मजीद बढ़ गई। खैर मुस्तफा कमाल को लोग लेकर वापस आ गए। उसके थोड़ी देर बाद जो है बाकायदा टीएलपी वाले अपनी गाड़ियों में रैली की शक्ल में आए और डायरेक्ट कैंप पर फायर किया, अनीस कायम खानी पर, मुस्तफा कमाल पर। मुस्तफा कमाल को जीशान ने लपेट लिया, जीशान के पैर में गोली लगी। इफ्तिखार आलम ने अनीस कायम खानी को और उनके गार्ड ने बचाने की कोशिश की, उसमें इफ्तिखार आलम की कमर पे गोली लगी है, उसकी हाथ पे गोली लगी। 4 लोग और जख्मी हुए, एक जो है हमारे सैफुद्दीन साहब वो शहीद हो गए। तो ये तो क्लियर नजर आ रहा है। ये जो कहना कि जो है ना दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुई, किस तरफ से फायरिंग हुई कई, और दूसरे देखें ना, मैं तो कह रहा हूँ आईजी डीआईजी तो बहुत दूर की बात है, ना इलाके के एसएसपी साहब, ना उस इलाके का एसएचओ जहाँ लाश गिरी हुई है तफ्तीश के लिए आया, ना उस इलाके का एसएचओ जो दीवारों पर अर्शद भाई गोलियां लगी हुई हैं वो देखने के लिए आए। तो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? अर्शद भाई, टीएलपी का तो ये कहना है कि शुरुआत आपकी तरफ से की गई है, हमने शुरुआत नहीं किया है ना। वो तो अब आपके मीडिया वाले लोग वहाँ मौजूद थे, ठीक है, आपका ये सारी बातें छोड़े, वो साद जो है फैसल ईदी के साहबजादे, वो हमारे पास ताज़ियत करना है, कहने लगे कि हमारी मोबाइल ने जब यहाँ से लाश उठाई है तो उसके ऊपर भी 3 फायर किए। अब वो साद ये ईदी जो है मतलब वो हमारे पास ताज़ियत करने आ रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं क्या कि हमारी मोबाइल पर 3 फायर हुए, वो मोबाइल वही खड़ी हुई थी। एक पुलिस अफसर तो आता तफ्तीश करने, तस्वीरें लेने, हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सही। लेकिन अर्शद भाई चलिए अगर इसको एक साइड पे रखा जाए, ये जो ज़मनी इंतखाब था 1 सीट का था, अब चूंकि इलेक्शंस का टाइम भी है, करीब भी है, फिर और भी हम देख रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात भी बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक होकर लड़ना भी है। फिर डेफिनेटली अगर ये बहुत खुश असलूबी से हो जाए तो बहुत अच्छी एक सिचुएशन पैदा हो जाती है, मैंडेट मिल जाता है अवाम की तरफ से पार्टीज़ को। लेकिन ये इंडिकेशन नहीं है कि कराची फिर से शायद उसी दहशतगर्दी की तरफ बढ़ रहा है। पहले भी हमने देखा था जो ड्यूरिंग एमक्यूएम का जो टेन्योर था उसमें हमने देखा था कि पोल्स में इसी तरह रिगिंग होती थी, इसी तरह फायरिंग के सिलसिले होते थे। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं माजी के। क्या कराची फिर उस तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल, कराची को उस तरफ ले जाया जा रहा है। मुस्तफा कमाल ने आज से 6 साल पहले 2016 में आकर जब हकीकतों पर से पर्दा उठाया, कराची में उस वक्त रोजाना एवरेज 20 लाशें 20 से 22 लाशें गिरती थी। मुस्तफा कमाल ने प्यार मोहब्बत अमन का पैगाम दिया, बगैर बंदूक के दिया। एक पत्थर तक उसने अपने साथियों को उठाने से मना किया कि पत्थर भी किसी को नहीं मारना है। तो मुस्तफा कमाल ने तो इस शहर को प्यार अमन मोहब्बत का पैगाम देकर इस जो टेररिज्म था उससे निजात दिलाई थी। ये दोबारा लेकर आना चाह रहे हैं, दोबारा असलहे की सियासत को परवान चढ़ाना चाह रहे हैं, कराची को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, और ऐसा इंशाअल्लाह ताला हम होने नहीं देंगे। लेकिन ये आपके सामने मौजूद है कि यही बदमाशी की जोर पर और जो है ये असलहे के जोर पर अगर ये इस शहर को पता करना चाहते हैं तो ऐसा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है इंशाअल्लाह। अर्शद भाई, एक और सवाल जो कि बहुत क्रूशल है, क्योंकि ज़ाहिर मैं पूछना चाहूँगा, पीएसपी टीएलपी की आपस में एक झड़प होती है, लेकिन फ़ायदा पूरा एमक्यूएम उठा लेती है, एमक्यूएम पाकिस्तान जीत भी जाती है वहाँ से। क्या समझते हैं कराची के अवाम, क्या पीएसपी पे उस तरह ट्रस्ट नहीं कर पा रही, कोई मैंडेट नहीं दे पा रही उस तरह कराची? जी बिल्कुल, आफाक अहमद साहब भी वहाँ मौजूद थे जी हकीकी के, वो और हम जो है झगड़ा ही खत्म करा रहे थे। वहाँ हमने
प्रिजाइडिंग अफसरों को पकड़ा, उनको जो है 2-3 अफसर जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए, जो कि एमक्यूएम के लोगों को बैलेट पेपर दे रहे थे। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि उस वक्त हमारा डिस्कशन यही हुआ कि ये हम लोगों को यहाँ 3-4 जगह उलझा दी है और दूसरी जगह पे ये काम शुरू कर दी है। ये बैलेट पेपर जो है, क्योंकि देखें एजुकेशन डिपार्टमेंट इनके अंडर में सारा, क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट के आजकल पार्टनर बने हुए हैं, ठीक है ना, तो जितने भी वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर थे, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन किसी न किसी ने तो दिए हैं ना बैलेट पेपर, मीडिया पे आए हैं। फिर एक इनका जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर वो बैलेट पेपर बाहर लेकर आ गया, दीदा दिलेरी देखें कि यहाँ डालो धड़ाधड़। ये तो शर्जील मेमन साहब ने उसमें कहा कि क्या कहते हैं, लोग ठप्पे लगा रहे थे। जी। तो फिर इस इलेक्शन को कौन इलेक्शन मानेगा? अगर इसी तरीके से लोगों को जितवाना है तो फिर एक काम करते हैं, फिर हर आदमी जो है अपनी अपनी फौज बनाना शुरू करेगा और जो है जो लड़के जीत गया उसकी सीट। अरशद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और अरशद वोरा का कहना था कि अगर एक इंतखाब इस तरह का नहीं कराया जा सकता सही, तो मेरे ख्याल से कराची जो है वो फिर वही हालात देखेगा जो कि पिछले एमक्यूएम के टेन्योर में होते रहे हैं। जिस तरह पोल रिगिंग होती रही है, जिस तरह बैलेट पेपर्स को सरेआम जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है। कल भी वो कहते हैं हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि कल भी जो इलेक्शन है उसको सबोटाज करने की कोशिश की गई है, ज़मीनी इंतखाब को रिग करने की कोशिश की गई है। और बाकायदा जो बैलेट पेपर्स थे वो जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने दिए हैं एमक्यूएम के वर्कर्स को। बहरहाल जी ये होना नहीं चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका बहुत सख्ती से नोटिस लेगी। ना सिर्फ ये, क्योंकि बाहर पाकिस्तान अब जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।